जो विरोध कर रहे हैं इस नए नियम का, वो ये तर्क दे रहे हैं कि सवर्णों के खिलाफ टूल की तरह इस नए नियम को इस्तेमाल किया जाएगा। नवीन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, राजनीतिक विश्लेषक है। नवीन जी, आप इनकी बातें सुन रहे थे, डॉक्टर कालीचरण जो कह रहे थे, मुझे लगता है कि आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस पर। मैं डॉक्टर कालीचरण जी से एक ही सवाल करना चाह रहा हूं कि डॉक्टर साहब जरा ये बता दीजिए, विष्णु तिवारी का अपराध क्या था जो 20 वर्ष की अपने जीवन के अमूल्य जेल में बर्बाद किया और उसके बाद उसको दोषी नहीं पाया गया। ये कानून है, ये काला कानून है, ये इस देश की जनता को विभाजित करने वाला है, प्रतिभाओं का हनन करने वाला है। एक और चीज मैं आपसे कहूंगा, आपने कहा कि इतने बीसी और इतने, आप तो एचओडी स्वयं रहे हैं, कहां आपको पीछे धकेला गया है, किसने धकेल दिया? शिक्षा अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। क्या केवल सवर्ण ही शोषण करता है? कैसे मान लिया जाए? कौन सी पैरामीटर हैं आपके पास? मार्शल कौमें हैं पिछड़े वर्ग में, मार्शल कौम, और समाज में जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में जब जब सपा की सरकारें आई हैं, सर्वाधिक शोषण दलितों का अगर किया गया है तो सपा के लोगों के द्वारा किया गया है। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप भाई? आप नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि ये पार्टी जब भी सत्ता में आई है, इसने समाज को विभाजित करने का काम किया है। ये इतिहास है भाजपा का। आप एक तरफ कहते हैं योगी जी बटोगे तो कटोगे, मोदी जी कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं। ये भाई कैसी एकता दिखा रहे हैं आप? कैसा कानून ला रहे हैं? और मजेदार बात इसमें एक बड़ी दिलचस्प दिखाई दे रही है मुझे कि भाई एक बच्चे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आपस में, और दो बच्चे अगर आपस में बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को लेके, तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे महसूस हुआ कि इन्होंने ऐसा किया है, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। अब ना आपको गवाही चाहिए, ना एविडेंस चाहिए, ना कुछ चाहिए। मेरा एक निवेदन है, और कड़े कानून ले आइए, लेकिन 182 सीआरपी मुर्दा पड़ी हुई है ना हमारे यहाँ, वही हाल उसका भी होगा कि अगर शिकायतकर्ता झूठा पाया जाता है तो उन्हीं धाराओं में उसको जेल भेजने का प्रावधान कर दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस देश की सरकारें विभाजनकारी नीतियों पर चलती हैं, प्रतिभाओं का हनन करती हैं। मैं तो कहूंगा सवर्ण समाज के बच्चों से कि अब आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इस तरीके के इंस्टीट्यूट में जाने की, जहां आपका भविष्य, एक मेधावी छात्र है उस पर अगर एक व्यक्ति ने आरोप लगा दिया, उसका तो कैरियर चौपट हो गया, खत्म कर देंगे। आप भारत के निर्माण को बातें कर रहे हैं, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं और विश्व से स्पर्धा करने वाले हैं। ऐसे आप बढ़ाएंगे इस देश को? प्रतिभाओं का हनन करेंगे, आप देश को बढ़ा पाएंगे? असंभव है। मैं समझता हूं राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है और वो इस तरीके के कानून ला के समाज को विभाजित करने का काम कर रही है, केवल राजनीति में और वोटों की लालच में। ठीक है, यूसुफ अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। यूसुफ, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो याचिकाकर्ता हैं वो बता रहे हैं कि ये जो नियम है वो आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है, क्योंकि अभी डॉक्टर कालीचरण पूछ रहे थे कि संविधान का कहाँ पर उल्लंघन है, तो जो याचिकाकर्ता बता रहे हैं वो हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे भी, यूसुफ अंसारी। लेकिन ये तो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक राजनीतिक मकसद हो सकता है, क्योंकि 2027 के इलेक्शन की बिसात बिछाई जा रही है। देखिए वंदना, ये राजनीतिक मामला अलग है। राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो जो भी फैसला करती हैं उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक राजनीति से होता है। राजनीति एक 24 आवर का जॉब है और कोई भी पार्टी 24 आवर राजनीति करती है। अगर केंद्र सरकार राजनीति कर रही है, अगर विपक्षी पार्टियाँ राजनीति कर रही हैं, तो बाकी जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो सवाल उठाया जा रहा है याचिकाकर्ता की तरफ से, या जो इनका विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब सामान्य वर्ग को दोषी मान लिया गया है, तो आप ये बताइए कि पिछले 2 साल में, 3 साल में ऐसी कितनी शिकायतें यूजीसी के पास आई हैं जिनमें ये कहा गया हो कि किसी सामान्य वर्ग के छात्र के पर कोई जातिगत भेदभाव उसके साथ हुआ, कोई ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य समाज या कायस्थ समाज के साथ एक भी शिकायत यूजीसी के पास इस तरह की नहीं आई है। यूजीसी का जो आधिकारिक डेटा है वो बताता है कि साल 2019-20 में 173 शिकायतें आई थी और सभी शिकायतें ये दलित ओबीसी या एसटी, दलित और एसटी या ओबीसी वर्ग के छात्रों की थी कि उनके साथ जातीय आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। अगले साल ये बढ़कर 182 हो गया और उसके बाद 21-20 में ये आंकड़ा 186 तक पहुंचा और 22-23 में 241 और 23-24 का जो लास्ट अवेलेबल डेटा है वो 378 का है। यानी 118% की वृद्धि हुई है उन छात्रों की, उन शिकायतों की संख्या में जो दलित, ओबीसी या आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनके साथ भेदभाव जो होता है उनकी शिकायतें हैं ये।
एक भी शिकायत यूजीसी ने ऐसी दर्ज नहीं की है जिसमें किसी ब्राह्मण, ठाकुर या वैश्य समाज या कायस्थ समाज या अपर अन्य जो सामान्य वर्ग की जातियां हैं, ठीक है उनके किसी छात्र ने जब आप कह रहे हैं यूजीसी की ओर से आंकड़े बताए जा रहे हैं तो ये भी बताएं दूसरी कि बात, इस नए नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस बार क्योंकि ये जो नया प्रारूप है इसका विरोध हो रहा है, तो यूजीसी इसके पीछे सफाई क्या दे रहा है, क्या तर्क बताया जा रहा है? देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से जब रोहित वेमुला और पायल क्या नाम था उस लड़की का, पायल नाम था, हाँ, तो इनके आत्महत्या का जब मामला आया तो इस पर एक गंभीर आरोप लगे थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी यूनिवर्सिटीज़ को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ पढ़ने वाले दलित, ओबीसी या जो वंचित वर्ग है उनके छात्रों के साथ किसी भी स्तर पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद यूजीसी ने सभी के लिए ये नियम बनाए हैं। यहाँ जो विरोध हो रहा है, जिसके पर सड़कों पर उतरने की तैयारी हो रही है, इसे ब्राह्मणों से जोड़ा जा रहा है और ब्राह्मण वर्ग की तरफ से इसका पुरजोर विरोध हुआ है। कल बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसको उन्होंने मुख्य आधार बनाया है। आज भी खबरें आ रही हैं कि साहब ब्राह्मण समाज इस पर सड़कों पर उतर रहा है। उनका कहना यह है कि जो कमेटी बनेगी उसमें सामान्य वर्ग के लोगों को भी रखा जाए। तो सामान्य वर्ग के लोगों को रखने पे कोई पाबंदी नहीं है। जो नई गाइडलाइन आई है उसमें यह है कि जो जांच कमेटी बनेगी उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और एक महिला और एक पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है उसका सदस्य अनिवार्य रूप से होगा। लेकिन उसमें ये कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि कोई सामान्य वर्ग का नहीं होगा। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो तो सामान्य वर्ग से आते हैं, तो वो तो उसके अंदर रहेंगे। तो ये कहाँ हो गया कि साहब उसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। ये एक ज़बरदस्ती का, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ज़बरदस्ती का देश का माहौल ख़राब करने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। इसमें विरोध जैसी कोई बात नहीं है। देश के किसी भी कॉलेज से किसी भी फैलाने की कोशिश हो रही है इस पूरे मामले पर, क्योंकि कुछ लोग इस पर राजनीति करना चाहते हैं। नवीन दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। मैं एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ। अभी हमारे खान साहब बोल रहे थे, कालीचरण जी बोल रहे थे, मैं एक ही बात कह रहा हूँ। SC ST खान साहब ने यूसुफ अंसारी 2019 में सुप्रीम हाँ यूसुफ अंसारी साहब सुन लीजिए, इस देश के अंदर SC ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट में खत्म किया गया, मोदी सरकार लेकर आई। 99% मामले फर्जी पाए जा रहे हैं। गलत। और इस एक्ट गलत नहीं, आप आंकड़े उठाइए, पता ही आपको कुछ नहीं है। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मत बोलिए यहाँ पर टीवी डिबेट में, आंकड़े लीजिए और उसके बाद मेरे से बात करिए। ये गलत है। 99% मामले फर्जी पाए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से दहेज एक्ट में 90% मामले फर्जी पाए जाते हैं। कौन दंड हो गया भाई? 182 CRPC की कार्रवाई कहां करती है पुलिस? और क्यों नहीं कोर्ट कहता उनसे कि जो मामलों में आपने एक्सपंज हो जाते हैं मुकदमे, 182 CRPC की कार्रवाई होनी चाहिए ना शिकायतकर्ता के खिलाफ। कितनी हुई है? भारत में शायद एक मुकदमा नहीं है इस तरीके का। तो ये जो मिसयूज ऑफ एक्ट है वो गलत है और इस एक्ट का 100% मिसयूज होना है। भारत के बच्चों के साथ, भारत की प्रतिभाओं के साथ आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये देश 50 वर्ष पीछे पहले से है और पीछे चला जाएगा। बना लीजिए इसको जैसे चाहे वैसे, कह दीजिए सवर्णों से कि देश छोड़ के जाइए। मोदी जी को चाहिए कि नागरिकता खत्म कर दो सवर्णों की, बात खत्म हो जाएगी। क्या दिक्कत आ जाएगी भाई? आप पढ़ाइए ना। तो उनके कोर वोटर रहे हैं नवीन जी, यही बात तो हजम नहीं हो पा रही है ना कि आखिर ये फैसला क्यों? नवीन जी ये फैसला पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। मोदी सरकार को दिखाई दे रहा है कि सवर्ण समाज उनसे खिसक चुका है, नाराजगी बड़ी लेवल पर हो गई है, लिहाजा उनको दलितों को साधने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी भी वही काम करने की कोशिश कर रही है पीडीए लाके। लेकिन मैं फिर स्मरणीय कराऊंगा आपके मंच के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी वो सरकार रही है जिसने सर्वाधिक शोषण अगर किसी का किया तो दलितों का किया। ठीक है, मैं रवि जी से सवाल करूंगी, पीडीए का क्या ये काउंटर है? उससे पहले डॉक्टर कालीचरण बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए आदरणीय नवीन जी जो तर्क रख रहे हैं वो उनके अपने तर्क हैं। अच्छा एक बात समझ में नहीं आ रही आदरणीय नवीन जी, केवल ब्राह्मणों को ही विरोध क्यों हो रहा? कोई ठाकुर इस्तीफा नहीं दे रहा, ठाकुर सड़कों पे होंगे, लेकिन ब्राह्मणों को ही क्यों? क्या केवल ब्राह्मणों को ही खतरा है भेदभाव का? क्या मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, केवल ब्राह्मण ही क्यों कर रहा है पूरे देश में विरोध? अच्छा देश में नहीं हो रहा, यही हो रहा है। अच्छा दूसरी बात है ब्राह्मण ही लाए, दुबे जी ने कहा कि हम लोग इनको लाए हैं। अरे भाई तुम लाए हो, अब तुम किसको वोट दोगे? ब्राह्मण किसे वोट देंगे? सपा को देंगे? बीएसपी को देंगे? कहां डालेंगे अपना वोट? कांग्रेस को देंगे? ये केवल सिगुफाबाजी है, ये किसी को वोट देने वाले नहीं। कितना ही कुछ किसको वोट देंगे भाई बताइए मुझे। द्विवेदी ब्राह्मण किसके साथ जाने वाला है?
और जाएगा मैं तो बता रहा हूँ। बहन जी को जो आप लोग कह रहे हैं कि बीएसपी ऐसा नारा लाई थी और सर्वाधिक अत्याचार समाजवादी में हुए, कांग्रेस को पहले ही रिजेक्ट कर चुके, नहीं, कहां ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण इसका विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया हम पर बता जाकर रहे आप हैं, देखिए हमारी चिंता बड़ी छोड़ दीजिए, तादाद मैं है। बता रहा हूँ। ठीक है, सामाजिक भेदभाव, मैं बता रहा हूँ। ये ब्राह्मण ही परेशान है। ठीक है, नवीन जी क्योंकि आपको इससे जवाब ही देना चाह रहे हैं, उसके बाद हुई है। रवि जी के पास जा रहे हो। नवीन जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। ब्राह्मण कहाँ जाएगा? ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण नेतृत्व करता है सवर्ण समाज, पूरा का पूरा क्षत्रिय वैश्य का सब एक साथ है। पहली चीज तो विभाजित मत कीजिएगा। नंबर 2, आरक्षित सीटों पर मैं पुनः आह्वान करता हूं, हम लोगों ने तय कर लिया है कि आरक्षित सीटों पर हम नोटा दबाएंगे और डंके की चोट पर दबाएंगे। हम बहिष्कार करते हैं ऐसी व्यवस्था का। नंबर 2, जो सामान्य सीटों पर कैंडिडेट राजनीतिक पार्टियों के लड़ेंगे उनमें हम तय करेंगे, हमको अपना प्रतिनिधि चुनना, पार्टी नहीं चुननी है। हम प्रतिनिधि चुनेंगे और जो अच्छा प्रतिनिधि होगा उसको हम चुनेंगे। हम सारे राजनीतिक दलों का बहिष्कार करते हैं, सारे के सारे हमाम में नंगे, सब एक जैसे हैं। इसलिए मैं किसी राजनीतिक दल का ना समर्थक हूं ना विरोधी हूं। विरोध मेरा इस बात का है कि ये राजनीतिक दल संसद के अंदर बैठकर एक साथ समाज को विभाजित करने का काम करते। कोई राजनीतिक दल इस अत्याचारी कानून के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, और जुटाने की जिन्होंने हिम्मत जुटाई है वो साधुवाद के पात्र है।